नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव। सांसद अनिल बलूनी का बढ़ा कद। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाए गए बलूनी। उत्तराखंड में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। कहा, मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, विपक्ष ने सवाल उठाने से बचने की कोशिश की। उत्तराखंड में 100 बसों के संचालन को मंजूरी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए फिर से दौड़ेंगी बसें। रोमांच के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर। पर्यटन गतिविधियां प्रारंभ करने को सरकार ने दी हरी झंडी। रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग शुरू करने की अनुमति। प्रति केदार तुंगनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण। कटप्पा पत्थरों के बिछाने से धाम की भव्यता बढ़ी। बेंगलुरु से मंगाए गए कटप्पा पत्थर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी बी षडगुमन के बीच चल रहे विवाद को लेकर भले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच टीम का गठन कर दिया, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और अफसरशाही के बीच कोई भी आपसी तालमेल नहीं है। सरकार से इस्तीफे की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए कोरोना काल में विधानसभा के सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह ने कहा कि नियम 310 के तहत कोरोना को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने चर्चा से भागने का काम किया है। सरकार कोरोना को लेकर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने एक दिन का सत्र बुलाया था, जबकि सरकार को कम से कम 3 दिन का सत्र बुलाना चाहिए। निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है, इसलिए वो मनमानी कर रही है। देखिए, कोरोना की इस महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई और इसीलिए जब एक दिवसीय सत्र जो है कोरोना के नाम पर आहूत करने का काम किया गया, तभी हम लोग कह रहे थे कि जो हमारा कार्य स्थगन 310 के अंतर्गत है उस पर जो है सीधे सीधे जो है सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा से भागने का काम कर रही है। तो सीधा परिलक्षित होता है कि ये सरकार जो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती। आज हालत ये है, इस प्रदेश की जनसंख्या 1,86,00,000 के लगभग है और उसमें जो टेस्टिंग हुई है बमुश्किल से 7 या 8 लाख है। आपको लगता है कि एक तरफ सरकार लगातार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आम जनता को जागरूक कर रही है, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। निगम में सीमित संसाधनों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी, जिसके पास कोरोना के सुरक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है, तमाम कंटेनमेंट जोन से संक्रमित कूड़े को खुले में लेकर जाते। इस कर्मचारी के पास ना तो कोई सुरक्षा कवच है और ना ही हाथों में दस्ताने। प्लास्टिक की पन्नी हाथों में पहनकर यह कर्मचारी कंटेनमेंट जोन से कूड़ा उठाकर शहर के बीचों बीच कूड़ेदान में डाल रहा है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी संक्रमित कूड़े को नष्ट करने का प्रवर्धन बता डाला। मंत्री, जब सफाई कर्मचारियों को सुविधाजनक वस्तुएं ही नहीं मिलेंगी तो यह कोरोना की लड़ाई किस तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन हमने राज्य के अंदर जो बेड हैं, जो आइसोलेशन के लिए, जो क्वारंटीन के लिए, जो अन्य प्रकार से उनकी कमी नहीं आने दी अब तक। कूड़े को लेकर आपने कहा जो कंटोनमेंट जोन है उनमें कूड़े उठाने की जो व्यवस्था है वो अलग से बनाई गई है, जो सामान्य है उनमें अलग से बनाई गई है। जो संक्रमित है उनके लिए हमने ये भी कहा है कि जब कूड़ा हमारे कोई लोग उठाते हैं, वहां से कूड़ा जो डालते हैं उसके 8 घंटे के बाद वो कूड़ा बाहर रख दें। हमारे कर्मचारी उस कूड़े को 8 घंटे के बाद उठा के डालेंगे।
हरिद्वार जिले के पूजा के लिए बाणगंगा में फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची को मगरमच्छ ने निगल लिया। जब तक बच्ची के स्वजनों और ग्रामीण मौके पर पहुंचते मगरमच्छ ने झाड़ियों में चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। मगरमच्छ की तलाश की जा रही है। रायसी क्षेत्र के मगरमच्छ के किसी को निगलने की यह पहली घटना है। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में रोष है। दरअसल लक्सकर के रायसी क्षेत्र के कुंडी नेतवाला गांव निवासी जयेंद्र के बाणगंगा के पास खेत हैं। बाणगंगा में पानी कम होने के कारण यहां झाड़ियां उगी हुई हैं। शुक्रवार को जयेंद्र परिवार के साथ खेत में काम करने गया था। उनकी 8 साल की बेटी राधिका भी उनके साथ गई थी। जयेंद्र ने बताया कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच राधिका एक बच्ची के साथ बाणगंगा में उगे फूल तोड़ने चली गई। राधिका झाड़ियों में फूल तोड़ रही थी कि तभी अचानक वहां मगरमच्छ पहुंचा और उसने बच्ची को जकड़ लिया। जब तक दूसरी बच्ची शोर मचाती मगरमच्छ ने राधिका को निगल लिया था। पंडितपुरी का रहने वाला हूँ। होमगार्ड में नौकरी करता हूँ और ये लड़की जो है मेरी पोती लगती है, मेरे भतीजे की लड़की। और ये पता नहीं बच्चों के साथ आई थी और इसको बच्चे को जो है इसने मगरमच्छ ने इसको यहाँ पकड़ लिया। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम राधिका है। उम्र कितनी? एक सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर कि पंडितपुरी गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल के करीब है। उसको मगरमच्छ खींच के पानी में ले गया है और जैसी सूचना प्राप्त हुई हमारी टीम यहाँ पर आई। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर हमने और भीड़ वगैरह भी इकट्ठी हुई, उसको भी कंट्रोल किया है और मगरमच्छ को ढूंढने के लिए और बालिका को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पूरा ऑपरेशन जारी रहा। टोल टैक्स को लेकर आज रुड़की के भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे। क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि रुड़की देहरादून NH 73 का पिछले काफी दिनों से काम चल रहा है, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया गया है, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। कल शाम भगवानपुर क्षेत्र के एक आदमी से टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ टोल टैक्स को लेकर बदतमीजी की गई, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंचे और पहले काम पूरा करने के बाद क्षेत्रीय लोगों से टैक्स न लेने की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा कांग्रेस पार्टी के दोनों पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और भगवानपुर विधायक भी धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल भी मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए टोल के अधिकारियों को काम पूरा होने तक टैक्स न वसूलने की बात कही। इस मौके पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि पहले हाईवे का काम पूरा किया जाए, उसके बाद क्षेत्रीय लोगों से टैक्स की वसूली की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी लोकल आदमी का कोई पास नहीं बनेगा, केवल आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर उसको जाने दिया जाएगा। मिली करौंदी प्लाजा पर यह टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। न इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, न प्रशासन की जानकारी में है। हमारी मांगे हैं कि जब तक NH का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक, और साइड में गड्ढे भरे हुए हैं, न मिट्टी सफाई की है, न सर्विस रोड शुरू की है, न पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध किया है, न सबको मुआवजा मिला है जिनका टोल के अंदर जिनकी जमीन गई है। तो जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। और ये है इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांग है कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अभी करी जाएगी। अभी पूरी रोड की सही नहीं हुई है। दूसरे, अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया है कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बनाए, उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 महीने से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपए का खर्चा हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब लोगों की हो रही है।
चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का सबसे बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों और अन्य बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में करीब 10 साल पहले स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई है। पहले भी यह मशीन कई बार खराब हो चुकी है और इसे इंजीनियर ठीक कर देते थे, लेकिन इस बार मशीन के खराब होने पर इंजीनियरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 2 माह पहले अस्पताल प्रशासन ने मशीन को सीज कर दिया था। तब से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के मशीन की व्यवस्था नहीं है। इसका खामियाजा आम मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्ता की। वो ठीक तो हो नहीं पा रही है और उस पर इंजीनियर ने ठीक होने से मना कर दिया और रिपोर्ट लगा दी है। उस मशीन जो है सील कर दी गई है। हमने टेंडर निकाले हैं, कल टेंडर निकल चुके हैं। अब 1-2 हफ्ते जो है मशीन आने में टाइम लग जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी हुई है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपया खर्चा हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब मरीजों को हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस के बीच चल रहे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित कर दी है। इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार जांच करेंगी। मुख्य सचिव के इस निर्णय पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत करने के साथ ही कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की पारदर्शी और निष्पक्षता से जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी सवाल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जांच में वो दोषी पाई गई तो मुख्यमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूँ, पर मेरा अपना एक विचार है कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, मेरी जनता तय करेगी। मैं उसे स्वीकार करूंगी और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने औद्योगिक पार्क की फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। 3 चोरों और एक माल खरीदने वाले कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी के दिशा निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। पार्ले एग्रो कंपनी है सिक्किम में, वहाँ से कुछ बाल्ब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 8 से 10 लाख की कीमत के बता रहे हैं, वो चुर गए थे कल। आज उसमें एफआईआर आई थी और रात्रि में ही उसके एफआईआर कायम करके चौकी इंचार्ज सुरेंद्र की उसमें टीम गठित की गई और चोरों का पीछा किया। यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं।
अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तृतीय केदार के रूप में विश्व विख्यात और सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में इन दिनों बेंगलुरु से आए हुए कटप्पा और स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थर से सजावट की जा रही है। मंदिर के आगे प्रांगण तैयार किया गया है जिससे यात्री यहां पर बैठकर आराम कर सकेंगे, तुंगनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 3 सालों से चल रहा काम अंतिम चरण में है। मंदिर के आगे और पितृशिला पर कटप्पा पत्थरों के बिछने से धाम की भव्यता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। केदार तुंगनाथ मंदिर का सौंदर्यकरण। कटप्पा पत्थरों के बिछने से धाम की भव्यता बढ़ी। बेंगलुरु से मंगाए गए हैं कटप्पा पत्थर। कटुआ पत्थरों का भी किया जा रहा उपयोग। मंदिर प्रांगण और पितृशिला में लगाए जा रहे हैं पत्थर। केदारनाथ की तर्ज पर लगाए जा रहे कटुआ पत्थर। तुंगनाथ में होती है भगवान शिव की भुजाओं की पूजा। प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं लाखों पर्यटक एवं यात्री। तुंगनाथ धाम को वैसे तो तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 6 माह जब तुंगनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो तब भी यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फबारी का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। तुंगनाथ धाम में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री दर्शन के लिए तुंगनाथ धाम पहुँचते हैं। तुंगनाथ धाम में सेंचुरी वन अधिनियम लागू है, जिस कारण यहाँ के विकास पर असर पड़ा है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से यहाँ मंदिर प्रांगण का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में बेंगलुरु से आए कटप्पा और स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थरों को बिछाया जा रहा है। पहले की तुलना में अब तुंगनाथ मंदिर काफी भव्य नजर आ रहा है। तुंगनाथ मंदिर की भव्यता को लेकर जहां बेंगलुरु से कटप्पा पत्थर मंगाए गए, तो वहीं स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कटुआ पत्थर को भी मंदिर के आगे लगाया जा रहा है। ये पत्थर काफी मजबूत हैं और इससे मंदिर की सुंदरता और मजबूती बनी रहेगी। मंदिर पुजारी नरेंद्र सिंह भंडारी एवं अनुसैया मैदानी ने बताया कि ये 3 साल से ये कार्य चल रहा है। यहाँ पे ये भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ पे पीछे पितृशिला है एक नामक यहाँ पे, और वहाँ पे पितरों का तर्पण किए जाते हैं। अभी यहाँ पे ये कटुआ पत्थर ये लग रहा है, यहाँ पे ये बेंगलोर से आए हुए हैं कि कटुआ पत्थर आ रहे हैं, और जो ये वाले बिछा रखे हैं ये बेंगलोर से आ रखे हैं। यहाँ पे यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। वहाँ पे रामचंद्र जी ने तपस्या किया भगवान रावण को मारने के बाद। ये यहाँ के दर्शन है सर। भगवान आप जी की यात्रा मंगल करे। ये पत्थरों का जो कटिंग होती है ये पहले हथौड़ी और छेनी से होती है, और उसके बाद ग्राइंडर लगता है इस पर सफाई के लिए, और फिर चौक लगाने का उसके बाद किया जाता है जब ये बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। इस पत्थर से क्या फ़ायदे होंगे? पत्थर से यही फायदा है कि नेचुरल है बस, और मजबूत है। आप ये मानते हैं कटुआ पत्थर से लोगों को आसान लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो कि पत्थर भी लोकल ही है? हाँ जी, रोजगार तो इसमें मिलता ही है। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में लगाए गए स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थर का उपयोग तुंगनाथ धाम में भी किया जा रहा है।
इस पत्थर को काटने और इसे लगाने की कला हर किसी के पास नहीं होती। इस पत्थर को लगाना कोई आसान काम नहीं है। जहां बेंगलुरु से आया कटप्पा पत्थर तैयार होकर आ रहा है, तो वहीं कटुआ पत्थर को स्थानीय राजमिस्त्री तैयार कर रहे हैं। उनकी माने तो कटुआ पत्थर को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसका मेहनताना उन्हें मिल जाता है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण कार्य विशेष प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण के कार्य पर्यटन विभाग के माध्यम से विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। पिछले माह उन कार्यों का निरीक्षण किया था और संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग करके कार्यों में गति लाए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसके क्रम में अभी चबूतरे का कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है और अन्य बचे हुए कार्यों को भी अक्टूबर के अंत तक कंप्लीट करने के लिए। पिछले दिनों तुंगनाथ का भ्रमण करने के दौरान कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए थे। तुंगनाथ में चबूतरे का कार्य अंतिम चरण में है और अन्य कार्य भी जल्द ही किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं बाबा केदारनाथ की सायंकाल की आरती की तस्वीरें। बाबा केदारनाथ की आरती की तस्वीरें देख रहे हैं आप। रोज की तरह बाबा केदारनाथ की सायंकाल की आरती हो रही है। के न्यूज़ आपको घर बैठे केदारनाथ भगवान के दर्शन करा रहा है। बाबा केदारनाथ की आरती देख रहे हैं आप। रोजाना की तरह, प्रतिदिन की तरह आरती, सायंकाल की आरती हो रही है। घर बैठे के न्यूज़ आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।